नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीजेआई सूर्यकांत के साथ प्रधानमंत्री आवास में एक बैठक में हिस्सा लिया और इसमें उन्हें नए सीबीआई निदेशक का चयन करना था, यानी सीबीआई डायरेक्टर का चयन करना था। अपॉइंटमेंट के लिए उससे पहले जूरी की ये 3 सदस्य, जिसमें एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक सीजेआई खुद जस्टिस सूर्यकांत, फिर राहुल गांधी एलओपी। मौजूदा सीबीआई निदेशक अभी हैं प्रवीण सूद, और प्रवीण सूद का कार्यकाल पिछले साल 25 मई को खत्म हो रहा था और उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन मिला, यानी 1 साल उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया और अब प्रवीण सूद 24 मई तक ही सीबीआई निदेशक के पद पर रहेंगे। यानी 24 मई लास्ट डे है उनका, इसी महीने की 24 तारीख को, और इसके बाद 25 मई से नए सीबीआई डायरेक्टर वहां पे आ जाएंगे। यानी इसके बाद नए निदेशक को, सीबीआई निदेशक को पदभार संभालना होगा, और जिसके लिए पीएम और सीजेआई के साथ एलओपी यानी नेता प्रतिपक्ष भी शामिल हुए। और लेकिन इस बैठक के बाद राहुल गांधी ने एक चिट्ठी पीएम नरेंद्र मोदी को लिखी है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि एलओपी रबर स्टैंप नहीं होता है। अपनी चिट्ठी में राहुल गांधी ने कई गंभीर बातें कही हैं जो सिस्टम में आ चुकी खामियों को दर्शाती हैं, और ऐसी ही एक गंभीर खामी अब बिहार और पश्चिम बंगाल में अपना असर दिखा रही हैं, जहां लाखों लोगों को पहले एसआईआर के कारण वोटर लिस्ट से बाहर किया गया और अब उन्हें सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से भी हटाया जा रहा है। ये सारी बातें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, लेकिन सबसे पहले वहाँ बिहार और उधर जाएं, एसआईआर की बात करें, लेकिन उससे पहले आते हैं ज़रा राहुल गांधी ने जो चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी को देखते हैं कि उस चिट्ठी में उन्होंने कहा क्या है। ज़रा उसको सामने ले आइए। चिट्ठी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जिसमें राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं कि सीबीआई के अगले डायरेक्टर की सिफारिश करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष के तौर पर आपको लिख रहा हूँ, ताकि मैं इसकी कार्यवाही को लेकर अपना विरोध दर्ज करा सकूँ। आपकी सरकार ने भारत की प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई का राजनीतिक विरोधियों, पत्रकारों और आलोचकों को निशाना बनाने के लिए बार बार दुरुपयोग किया है। संस्था पर ऐसे कब्जे रोकने के लिए ही चयन समिति में विपक्ष के नेता को शामिल किया जाता है। अफसोस की बात है कि आपने इस प्रक्रिया में मुझे कोई भी सार्थक भूमिका देने से लगातार इनकार किया है। बार बार अनुरोध करने के बावजूद मुझे योग्य उम्मीदवारों की सेल्फ अप्रेजल यानी स्वमूल्यांकन और 360 डिग्री यानी 360 डिग्री रिपोर्ट देखने की अनुमति नहीं दी गई। मुझसे ये उम्मीद की जा रही थी कि मैं समिति की बैठक के दौरान ही पहली बार 69 उम्मीदवारों के मूल्यांकन रिकॉर्ड की समीक्षा कर लूं। जानकारी से जानबूझकर वंचित रखने का ये काम ये सुनिश्चित करता है कि केवल सरकार का पहले से तय उम्मीदवार ही चुना जाए, जिससे पूरी कानूनी प्रक्रिया का मजाक उड़ता रहे। मैंने 5 मई 2025 को अपनी असहमति दर्ज कराई थी और उसके बाद 21 अक्टूबर 2025 को एक निष्पक्ष प्रक्रिया के लिए सुझाव दिए थे, जिस पर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। चयन समिति को जरूरी जानकारी न देकर सरकार ने इसे महज एक औपचारिकता बना दिया है। विपक्ष का नेता कोई रबर स्टैंप नहीं होता, इसलिए मैं इस पक्षपातपूर्ण प्रक्रिया में हिस्सा लेकर अपने संवैधानिक कर्तव्यों से पीछे नहीं हट सकता। यहां साफ साफ राहुल गांधी ने अपनी बात कह दी है, रख दी है, और जिससे यह साफ समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी यहां कहना क्या चाह रहे हैं। राहुल गांधी ने साफ साफ अपना विरोध दर्ज करा दिया है कि जो चयन प्रक्रिया है वो प्रक्रिया अगर पारदर्शी नहीं होगी, अगर ये पूरा प्रोसेस अगर पारदर्शी तरीके से नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं होगा, तो फिर आगे जो कुछ भी होगा उसमें भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। आप थोपना चाहते हैं, आपने 69 यानी 69 उम्मीदवारों की सूची तो सौंपी है, लेकिन इन 69 उम्मीदवारों के बारे में उनका जो रिकॉर्ड है, पास्ट रिकॉर्ड, वो कैसा है, आप उन्हें वो नहीं आपने दिया है। तो इस जो उनका सर्विस रिकॉर्ड होता है वो आपने नहीं दिया है। बहुत सारी बातें जो जाननी चाहिए एक जूरी को, वो तमाम चीजें आप नहीं देंगे, सिर्फ नाम सामने रख देंगे और कह देंगे कि इन पर मुहर लगा दो। तो ये मैं नहीं कर सकता हूं। ये बात यहां राहुल गांधी कहते हैं, अपनी आपत्ति दर्ज कराते हैं। तो एक केस तो ये आपके सामने है। दूसरा केस एसआईआर की बात मैं कह रहा
रहा था, और एसआईआर में लाखों लोगों के नाम पहले से वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं, आपको पता ही है, और अब उन्हें सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से भी हटाया जा रहा है। आपको याद दिला दूं कि लाखों लोगों पर यह कहर उस समय बरपाया जा रहा है जब महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है और खुद मोदी ने अपील की है कि अब सोना न खरीदें, पेट्रोल डीजल बचाएं। ऐसी अपील में से मिडिल क्लास जो है उसमें तो घबराहट फैल ही चुकी है, लेकिन उन लाखों गरीबों में अब क्या, उनका क्या होगा जो लॉकडाउन के बाद से सरकार के दिए 5 किलो राशन पर गुजारा कर रहे हैं। राहुल गांधी की चिट्ठी केवल दरकते सिस्टम की गवाही नहीं दे रही है, बल्कि इस बात के सबूत भी दे रही है कि इस सिस्टम को बिगाड़ने के लिए खुद नरेंद्र मोदी की सरकार किस तरह धक्का मारने का काम कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि राहुल गांधी जो चिट्ठी अभी आप पढ़ रहे थे, वो जो आपको पढ़ के सुनाया, उस चिट्ठी में जो बातें लिख रहे हैं उससे साफ समझ में आ रहा है कि कैसे इस दरकती हुई दीवार को धक्का मारकर और बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी ने जो चिट्ठी लिखी है उसको उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, और उस चिट्ठी के जरिए उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि इस देश में जो कुछ चल रहा है अभी आपने देख लिया। तो एक तरफ राहुल गांधी की चिट्ठी, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल और बिहार में जो कुछ चल रहा है वो, और इन सब से पश्चिम बंगाल बिहार का जिक्र यहाँ बार बार इसलिए आ रहा है, इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इन दोनों राज्यों से जो तस्वीर निकल के आ रही है वो बहुत भयानक तस्वीर है, जिसके बारे में अभी आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन ये दोनों राज्यों से जो बातें निकल के आ रही हैं उससे इतना तो समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये मामला और आगे अगर बढ़ गया तो फिर क्या होगा, फिर गरीबों का क्या होगा। मिडिल क्लास, और एक मिडिल क्लास ये है जो यहाँ पर बल्ले बल्ले पर डांस कर रहा है। आज भी उसको लगता है कि अंधभक्ति में चूर रहे और फिर हमारा काम होता रहे। एक बंदी बंधाई सैलरी आती है, उसमें उनका ईएमआई जाता है और वो खुश है। उनको लगता है बस इसके बाद जय श्री राम कहते रहो और जाकर कमल पे वोट डालते रहो, इसके अलावा और कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा आप किसको वोट डाल रहे हैं, आप क्या नारे ले रहे हैं, लगा रहे हैं, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि देश किस दिशा में जा रहा है, और ये मायने रखता है कि क्या सचमुच हालात जो हैं वो गंभीर हैं। इस बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं कि हालात गंभीर हैं। सोचिए क्या हालत बना दी है, जी हां, क्या हालत बना दी गई है सिस्टम की, जिसमें नेता प्रतिपक्ष को कहना पड़े कि मैं रबर स्टैंप नहीं हूं। आप जानते हैं कि सीबीआई जैसी संस्था की साख मोदी सरकार में कितनी गिर चुकी है, क्योंकि कई ऐसे मौके आए हैं जब सियासी विरोधियों से हिसाब चुकता करने के लिए ईडी या सीबीआई को आगे किया गया है। सरकार इस तरह विपक्ष को झुकाने में लगी हुई है, क्योंकि मोदी अच्छे से जानते हैं कि विपक्ष मजबूत रहेगा तो उनकी मनमानी नहीं चल पाएगी। विपक्ष को कमजोर करने का एक खेल चुनावों के जरिए भी होता है, इसीलिए चुनावों में पक्षपात के आरोप भी बार बार लगे हैं। और राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया के वक्त भी इसी तरह अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया था, आप याद कीजिए। तब राहुल गांधी की आपत्ति थी कि इस चयन प्रक्रिया में पीएम नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष के साथ सीजेआई को होना चाहिए, लेकिन वहां सीजेआई की जगह पर अमित शाह होते हैं। तो राहुल गांधी ने यह बात उस समय भी कही थी, लेकिन राहुल गांधी की यह बात तब नहीं सुनी गई। और उसके बाद किस तरह चुनाव देश में हुए हैं ये हम सब ने देखा है। चुनाव के अलावा निर्वाचन आयोग ने जिस तरह एसआईआर करवाया उस पर भी सवाल उठे। अब तक एसआईआर के कारण बिहार, राजस्थान, गोवा, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, गुजरात, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप, केरल, फिर मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, इन 13 राज्यों में एसआईआर करवाए जा चुके हैं। इन 13 राज्यों में 5,58,00,000 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। इन 13 राज्यों से 5,58,00,000 5.58 करोड़ मतदाताओं के नाम हटा दिए गए। अब बंगाल और बिहार की बीजेपी सरकारों ने फैसला लिया है कि जिनके नाम एसआईआर से काट दिए गए हैं, उन्हें सरकारी योजनाओं से भी हटाया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी ने पहली बैठक में, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हिसाब से आपके सामने रख रहा हूं, कि शुवेंदु अधिकारी ने पहली कैबिनेट की बैठक में कहा है कि किसी भी मृत व्यक्ति जो मर चुका है, अवैध घुसपैठिए या गैर भारतीय व्यक्ति को राज्य के नागरिकों के लिए निर्धारित लाभों का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
बंगाल के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री अशोक कीर्तनिया ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले भी सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन जिनके नाम एसआईआर के माध्यम से हटा दिए गए हैं वो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं। और इसी तरह बिहार आइए तो बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि राज्य में एसआईआर लागू होने के बाद राशन कार्ड धारकों की सूची से लगभग 5 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि जिन लोगों के नाम बिहार की मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं वे राशन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं सहित किसी भी सरकारी लाभ के हकदार नहीं होंगे। तो सुन लिया आपने। आपको बता दूं कि एसआईआर के बाद बंगाल में 91 लाख 91 लाख नाम हटाए गए, वहीं बिहार में लगभग 68 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए। अब इन लाखों लोगों के नाम 1.5 करोड़, लाखों नहीं बल्कि 1.5 करोड़ हो गए। इधर 91 और उधर 68, ये 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम जो हैं वो हटा दिए गए। सिर्फ 2 राज्य बिहार और पश्चिम बंगाल, दोनों जगह पर बीजेपी आ गई। अब इन दोनों राज्यों में जो संकट है, ये संकट के इतना ही नहीं है, संकट जो है वो और भी गहरा रहा है। पहली बात तो है कि खुद को वो नागरिक साबित करें, भारत का नागरिक साबित करें, और नहीं कर पाए अगर, तो क्या अपने ही देश में वो घुसपैठिए के ठप्पे के साथ जिएंगे? उनके सिर पर बाहर निकाले जाने की तलवार लटकती रहेगी, ये अलग। और बाहर निकालेंगे तो लोग किस देश में जाकर ये शरण लेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये लोग भूख से पहले ही मरेंगे या सरकारी बदले से मरेंगे, ये सब भी एक बड़ा सवाल उठता है। और जिस तरह बीजेपी के नेता जीतने के बाद खुलकर मुसलमानों का तिरस्कार कर रहे हैं, उसके बाद इन सीमावर्ती राज्यों के अल्पसंख्यक समुदायों, दलितों, आदिवासियों में डर और बढ़ता जा रहा है। अभी पश्चिम बंगाल में काशीपुर बेलगछिया सीट से जीते हुए बीजेपी विधायक रितेश तिवारी ने साफ साफ खुलकर कह दिया है कि मैं बंगाल का ऐसा विधायक हूं जिसे एक भी मुस्लिम ने वोट नहीं दिया है। तिवारी ने ऑन कैमरा कहा है कि महादेव को साक्षी मानकर कहता हूं कि मैं एक भी मुस्लिम का काम नहीं करूंगा। तिवारी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, लेकिन इन चुनावों में उन्होंने एक शब्द और जोड़ा है कि सबका हिसाब। तो मैं लोकतांत्रिक तरीके से सबका हिसाब करूंगा। आइए जरा सुन लीजिए, ये तिवारी साहब बड़े काम के लगते हैं बीजेपी के लिए, सुनिए जरा। लगभग 74 साल के इस मतदान में मैं पहला विधायक हूं आपके इस क्षेत्र का जिसको एक भी मुसलमानों ने वोट नहीं किया। तो मुझे जो वोट किया मेरे ऊपर अधिकार उसका है, जिसने वोट नहीं किया हम उसके घर मांगने भी नहीं गए। और आज बाबा भोलेनाथ को साक्षी मान के कहता हूं, एक काम उनका नहीं करूंगा आने वाले 5 साल में। एक सर्टिफिकेट इशू नहीं करूंगा उनके लिए, एक सर्टिफिकेट। किसी को, मेरा लाइफ चल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचेगा और कौन क्या बोलेगा। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मैं मानता हूं उसको क्योंकि मेरे नेता ने कहा, लेकिन साथ में उन्होंने इस चुनाव में एक और शब्द जोड़ के गए, सबका हिसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मैं हिसाब करूंगा, लेकिन हिसाब 2021 में तृणमूल कांग्रेस ने जैसा किया था वैसा नहीं करूंगा। मैं लोकतांत्रिक तरीके से करूंगा, बिना किसी को एक तो सुन लिया आपने, सबका हिसाब करने जा रहे हैं और खुल के बोल रहे हैं, बाबा भोलेनाथ की कसम खाकर कह रहे हैं कि सबका हिसाब करूंगा और एक का भी काम नहीं करूंगा क्योंकि मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया। नरेंद्र मोदी की पार्टी से हैं ये साहब, काशीपुर बेलगछिया से विधायक हैं। संविधान की कसम खाकर इन्होंने विधायक पद की शपथ ली है। आप जानते हैं, चुने जाते हैं, फिर आप ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं उसी संविधान की, जो संविधान कहता है कि ये देश जो है सबका है। इस देश में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी, ईसाई भी, सब हैं। उस देश में, उस देश का एक विधायक देखिए क्या कह रहा है, या आप सोचिए, या आपको सोचने की ज़रूरत है जिन्होंने ऐसे विधायकों को चुनकर
विधानसभा तक पहुंचाया है। सोचिए, सरेआम हिसाब करने की धमकी दी जा रही है। लोक कल्याणकारी सरकार की अवधारणा को पूरी बेशर्मी से बदला जा रहा है। इसके बाद राहुल गांधी के पास अपना विरोध दर्ज कराने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचता है। बचता है क्या? आपके पास कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिए। आइए आज चर्चा करेंगे दोस्तों कि राहुल गांधी ने जिस विसंगति पर पूरी चिट्ठी मोदी को लिखी है, क्या उसका जवाब मोदी दे पाएंगे या हिसाब करने का रवैया और बढ़ने वाला है? यहां जब हिसाब की ही बात आएगी तो जनता जिस दिन हिसाब करने आएगी तो रितेश तिवारी जैसे विधायक कहां रहेंगे, यह भी देखना होगा। इन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी बिल में छिपना पड़ेगा, क्योंकि जब जनता अपने ऊपर आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। रामधारी सिंह दिनकर की कविता आपने सुनी होगी। इसका आह्वान हुआ था, इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी, वो भी सही नहीं था। लेकिन इमरजेंसी की कहानी कुछ और है, वहाँ नहीं जाऊँगा। आज जो चल रहा है इसमें ऐसी बातें अगर होती हैं तो फिर वो किस दिशा में जाएंगी, देश किस दिशा में जा रहा है। आइए ज़रा इसी पर आज चर्चा करते हैं और हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाता हूं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ सुनील शुक्ला जी हैं हमारे साथ, प्रशांत टंडन जी हैं हमारे साथ,